सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, क्लास 10th ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे नरेशन भी कहते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे, मतलब हर एक छोटी छोटी चीज को डिस्कस करेंगे बच्चों, और इसके पूरे रूल्स को समझेंगे कि आखिर हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं और कैसा तरीका होता है क्वेश्चन का जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। बस हमारे साथ इसको शुरू से पढ़ने का प्रयास करिएगा और फिर लास्ट तक जो है हर एक रूल्स को ध्यान से समझिएगा। ठीक है बच्चों, एक बार आप अगर मन लगा के इसको समझ लिए तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी 100%। ओके बच्चों, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है। एक बार फिर से बोलना चाहेंगे, क्या है बच्चों? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें सारे बच्चे इतने दिनों से परेशान थे, मैम कब पढ़ाएंगी कब पढ़ाएंगी। देखिए बच्चों, एक बार इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है आप बिल्कुल अच्छे से उसको कर पाएंगे। ठीक है, क्या है कि शुरू से सीखो एक ही क्लास में। अगर इसके पहले आपने कभी नहीं पढ़ा है तो अच्छी बात है, क्योंकि आज आप वास्तव में सीख जाएंगे बच्चों, है ना। और अगर मान लीजिए आपने इसको पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है कि एक बार आप फिर से समझने का प्रयास करिए और देखिए उसमें कि क्या मतलब आपको पहले कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपको पहले नहीं पता थी। ठीक है, तो इसी सोच के साथ पूरी क्लास को देखिएगा बच्चों, और जिसने नहीं पढ़ा है निश्चिंत होकर 0 से शुरू करिए, लास्ट तक आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। तो इसे नरेशन भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब ये अपने मन में भ्रम ना पालिएगा कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कुछ अलग होता है और नरेशन कुछ अलग होता है। दोनों को मतलब इसी को क्या बोलते हैं, नरेशन भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आप स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आखिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है ना, क्या होता है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा टॉपिक है आज की क्लास का। मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, यस, है ना। तो ये टॉपिक है बच्चों। इसके बाद ये सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ, हाँ, ये टॉपिक है बच्चों। ठीक है, अभी क्या है इसमें हम लोग देखेंगे कि वक्ता, जिसे इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं। स्पीकर आप जानते हैं किससे बोलते हैं, जो बोलने वाला होता है। वक्ता किससे बोलते हैं, जो बोलने वाला होता है ना। तो वक्ता यानी स्पीकर द्वारा कहे हुए शब्दों को 2 प्रकार से प्रकट किया जाता है। मतलब जैसे अभी हम ही बोल रहे हैं आपके सामने, है ना। तो ये कहने का मतलब है कि जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, उसके कहे हुए शब्दों को 2 प्रकार से प्रकट किया जा सकता है बच्चों, है ना। वो 2 प्रकार कौन से होते हैं, बस एक बार ध्यान से समझिएगा। वो 2 प्रकार क्या होते हैं बच्चों? एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इसको डायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं या इनडायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से कहना। प्रत्यक्ष मतलब आमने सामने बात करना, है ना। जैसे किसी ने आपसे बात किया फेस टू फेस, आमने सामने उसने अपनी बात को आपसे बोला। और एक दूसरा तरीका होता है बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच, है ना, जो मतलब जैसे उसने सामने से नहीं बोला, बल्कि जैसे क्या होता है फोन से बात करना, है ना। तो वो आप सामने से नहीं करते हैं, या किसी के जरिए बोलना, है ना। किसी से आपने अपना मैसेज कहलवाया किसी से, तो वो अप्रत्यक्ष तरीका हो गया, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। और आपने अपनी बात किसी से फेस टू फेस बोला तो वो डायरेक्ट स्पीच हो गई, है ना, अपनी बात को सामने कहना, तो डायरेक्ट स्पीच हो गई। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है कि अपनी बात को किसी माध्यम से कहना। माध्यम बोले तो या किसी के द्वारा भी आप अपने मैसेज को किसी से कहलवा सकते हैं, है ना, कहलवा सकते हैं किसी जिसको भी आपको कहना है, मतलब समझ रहे हैं ना कहने का। और या फिर फोन मैसेज, इनके द्वारा भी अपनी बात को स्पष्ट कर सकते हैं। तो वो कौन सा तरीका होगा बच्चों? अप्रत्यक्ष, है ना, जिससे बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो इतनी बात क्लियर है बच्चों। तो मतलब जो वक्ता होता है 2 तरीके से अपनी बातों को स्पष्ट कर सकता है। एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। इतना समझ में आया। अब हम लोग इतना ये समझ लेते हैं बच्चों कि डायरेक्ट स्पीच का कैसा तरीका होता है लिखने का और इनडायरेक्ट स्पीच का फिर कैसा तरीका होता है लिखने का। तो मैंने बोला ना कि बेसिक से शुरू करेंगे, मतलब हर एक छोटी छोटी चीज आपके साथ डिस्कस करते चलेंगे और लास्ट तक पूरी क्लास में हम लोग सारे रूल्स को अच्छे से समझ लेंगे बच्चों। ठीक है, क्या है कि डायरेक्ट स्पीच में वक्ता समझ रहे हैं ना, जो बोलने वाला है, वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कहते हैं। मतलब जो डायरेक्ट स्पीच होती है बच्चों, उसमें वक्ता के शब्दों को मतलब ज्यों का त्यों का मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन ना करके मतलब बिल्कुल वैसी ही बात कहना। ठीक है, तो क्या है बच्चों, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ही सेड, उसने कहा। अब उसने क्या कहा, उसकी कही हुई बात, आई एम गोइंग टू मुंबई।
उसने क्या बोला, उसने कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो ये हो गया बच्चों डायरेक्ट तरीका कि उसने कहा मैं मुंबई जा रहा हूँ, ये डायरेक्ट हो गया, मतलब अपनी बात को ज्यों का त्यों कहते हैं, किसमें बच्चों, डायरेक्ट स्पीच में। उसके बाद हम लोग बात करें जो सेकंड है पॉइंट, बहुत आसान तरीका है बच्चों, इससे आसान आपको नहीं और समझ में आ सकता। क्या है कि इनडायरेक्ट स्पीच में किसी एक व्यक्ति द्वारा कही गई बात को कोई अन्य व्यक्ति उस तरह ना बोलकर अपने शब्दों में प्रस्तुत करता है। मतलब किसी ने बात को कहा और दूसरे ने अगर उसको दूसरे व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति से कहना है तो उसने सेम वही शब्द ना बोल करके अपने शब्दों में उस बात को बोल दिया। तो ये होता है बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच, वही अभी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके। तो यहाँ पर क्या है कि ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू मुंबई। डायरेक्ट स्पीच क्या थी कि उसने कहा मैं मुंबई जा रहा हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच क्या हुई कि जैसे मान लीजिए आपके भाई ने कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो आप बोलेंगे ठीक है। अब वही बात आप जो है फोन करके मान लीजिए पापा या मम्मी को बता रहे हैं, तो आप ऐसे बोलेंगे कि उसने कहा था कि वह मुंबई जा रहा था, है ना, कि उसने कहा था कि वो मुंबई जा रहा था, मतलब उसने। तो ये इनडायरेक्ट वे में हो गया बच्चों कि ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई। इतना समझ में आया, है ना। तो अपनी बात को स्पष्ट रूप से सामने कहना इनडायरेक्ट स्पीच, और अपनी बात को मतलब अगर किसी ने अपनी बात को किसी एक व्यक्ति द्वारा कही गई बात को, मान लीजिए किसी ने अपनी बात को बोला और अन्य व्यक्ति ने उस तरह ना बोल करके अपने शब्दों में उस बात को व्यक्त कर दिया, तो इनडायरेक्ट स्पीच है। समझ में आया बच्चों। देखिए इतने बार ये बोलने का मतलब होता है बच्चों कि देखिए जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको कोई डाउट ना रह जाए, है ना, इसलिए इतना डिस्कस किया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं ना। अब बढ़ते हैं आगे, तो इतना आपको समझ में आ गया। फिर देखते हैं बच्चों हम लोग कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि जो वक्ता द्वारा बात कही जाती है वो उसके दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच होती है और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच होती है। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, अब इतना समझिएगा। मतलब डायरेक्ट स्पीच नरेशन भी लिखा है तो कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है बच्चों। डायरेक्ट स्पीच या नरेशन बोले तो एक ही है कि दो भाग होते हैं। अब वो कौन से भाग होते हैं उनको समझ लीजिए। एक होता है बच्चों रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए ये भी आपके लिए समझना जरूरी है कि आखिर मैम रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। चलिए देख लेते हैं इसको भी, है ना। तो एक होता है बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब होता है, दूसरा होता है बच्चों रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो एक रिपोर्टिंग और दूसरा रिपोर्टेड, बहुत आसान है, बस एक बार प्रयास करिएगा समझने का। क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है बच्चों, वक्ता की बात, वक्ता मतलब जो बोलने वाला है ना, स्पीकर है जो वक्ता, समझ रहे हैं ना, की बात जिस फाइनाइट वर्ब से कहना आरंभ करते हैं उससे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। कैसे, अभी डिस्कस करते हैं। क्या है, इसको इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखा जाता है। ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा बच्चों कि जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखी होती है ना, वो रिपोर्टिंग स्पीच होती है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि राम सेड, मतलब उसने कहा, किसने, राम ने कहा विल यू गिव मी योर पेन। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, सिर्फ बच्चों राम सेड, समझिएगा ध्यान से, है ना, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। अब रिपोर्टेड स्पीच पे आ जाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में क्या है बच्चों, जो कुछ वक्ता द्वारा कहा जाता है, वक्ता मतलब जो स्पीकर द्वारा बोला जाता है उससे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, बस, है ना, इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा जाता है और रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। अभी क्या है देखिए, राम सेड, उसने कहा, अब क्या कहा, कुछ ना कुछ तो कहा ना, तो उसकी जो बात है, जो उसका कथन है, जो उसका स्टेटमेंट है, उसको किस में लिखेंगे बच्चों, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। तो आपको ये ग्रीन कलर से जितना पार्ट दिख रहा है ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। कि राम ने कहा, क्या कहा कि विल यू गिव मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन दोगे, राम ने बोला। तो राम ने क्या बोला, उसकी कही गई बात को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं।
और जो भी बात डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखी होती है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अगर कोई साधारण शब्दों में आपसे पूछे कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है या रिपोर्टिंग वर्ब है ना, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है या रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, तो आप बोलेंगे जो कॉमा से बाहर लिखा हुआ पार्ट होता है उससे बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, उसे इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। जो वक्ता द्वारा बात कही जाती है वही क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो इतना समझ में आया बच्चों। तो राम सेड यहाँ पर क्या है, अगर राम सेड की बात करें कि राम ने कहा, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच है। विल यू गिव मी योर पेन, ये यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच है। अभी कोई समस्या नहीं ना बच्चों। फाइनाइट वर्ब की बात करें तो यहाँ पर सेड है, ठीक है, मतलब जिसमें क्या होता है, जिसमें परिवर्तन हो जाता है। अभी इतना आप डिटेल में आपको इतना वो बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब बस इतना समझिए कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है कि राम सेड है ना, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है रिपोर्टिंग और जो अंदर है रिपोर्टेड। अब आगे बढ़ते हैं, कोई भी समस्या नहीं बच्चों। तो दो चीजें हम लोगों ने अभी तक डिस्कस की कि एक डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, जो वक्ता द्वारा बात कही जाती है दो तरीके से होता है। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं हम लोगों ने देखा, एक क्या होता है बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा होता है रिपोर्टेड है ना स्पीच। ओके, अब देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहले सारे रूल्स को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, साथ साथ में थोड़े थोड़े एग्जांपल भी देखते चलेंगे, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए क्या है कि डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु, इसमें बात कर लेते हैं कि क्या है। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। मतलब जो डायरेक्ट स्पीच होती है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, तो जो वक्ता का कथन जो होता है डायरेक्ट स्पीच में, उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। अब ये बात हम लोगों ने इसके पहले भी डिस्कस करी बच्चों कि कही गई बात को डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करके लिखते हैं। अगला पॉइंट क्या है बच्चों, सेकंड पॉइंट है रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब आप जानते हैं जो कॉमा के बाहर लिखी हुई होती है ना। रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद कॉमा का प्रयोग होता है। मतलब जैसे अभी एक चीज दिखा देते हैं आपको, जैसे आपने देखा ना राम सेड, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, उसके बाद देखिए कॉमा का यूज हुआ है ना, फिर उसके बाद ये पूरा लिखा हुआ है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो वही बोला गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद कॉमा का प्रयोग होता है, ठीक। अगला पॉइंट है बच्चों इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के भाग का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। पंक्चुएशन की क्लास जब हम लोगों ने ली थी तो आप लोग के साथ बहुत अच्छे से बच्चों डिस्कस किया था कि कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ लिखा जाता है ना, सही यूज कैपिटल लेटर का कैसे करते हैं, कहां पर किस तरीके से किया जाता है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था बच्चों। तो इतनी बात क्लियर है कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग होता है वो जो है कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, फर्स्ट लेटर जो उसका होता है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अब आगे देखिए बच्चों, हाँ तो यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु में ये तीन चीजें क्लियर हैं आपको, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है जो डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को, और दूसरा है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग होता है, और जो रिपोर्टेड स्पीच होती है बच्चों उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से बहुत ही ज्यादा, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि यही तरीका आपको अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो कैसा भी क्वेश्चन आए बच्चों यकीन मानिए आप आसानी से कर लेंगे। क्या है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम में देखिए बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। मतलब जब डायरेक्ट स्पीच होती है तो उसमें जैसे जो वक्ता द्वारा कही गई बात होती है डबल इन्वर्टेड कॉमा में होती है, लेकिन जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच लिखते हैं मतलब अप्रत्यक्ष तरीके से जब करते हैं तो उसमें क्या होता है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, बस सिंपल सी बात। अभी अगला क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, अब रिपोर्टिंग वर्ब भी आप जानते हैं जो कॉमा से बाहर लिखी हुई होती है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग नहीं होता है, कॉमा का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। और अगला जो है यदि रिपोर्टिंग वर्ब केवल सेज, अब इस पॉइंट को भी समझिएगा, तो सेकंड पॉइंट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं ना बच्चों। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जैसे डायरेक्ट स्पीच होती है तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम लोग कॉमा लगाते हैं, और जब इनडायरेक्ट स्पीच में उसको रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जब भी इनडायरेक्ट में उसको चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा नहीं लगाते हैं, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। अब थर्ड को अच्छे से समझिएगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब केवल सेज,
से, सेड, विल से एवं शैल से है ना रिपोर्टिंग वर्ब में। जैसे राम, राम सेड या सेज ऐसे अगर होता है ना, तो इनमें से ये होते कि सेज से, सेड, विल से एवं शैल से है, तब इनडायरेक्ट स्पीच में, फिर जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते हैं है ना, परिवर्तित करते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझिएगा बात को बच्चों। जैसे डायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें रिपोर्टिंग स्पीच में अगर ये आए हुए हैं कि सेज से, सेड, विल से एवं शैल से, तो जब भी इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बच्चों चेंज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सेम वही लिख दिया जाता है। सेज का सेज, से का सेज, सेड का सेड है ना, विल से का विल से, ऐसे ही लिख देते हैं बिल्कुल। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं है ना। अब एग्जाम्पल आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम हम लोग देख रहे थे। तो पहला एक बार देखिए, रिवाइज कर देते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कॉमा लगा होता है उसको भी हटा देते हैं है ना, उसका प्रयोग नहीं होता है। फिर देखा कि ये अगर ये शब्द आते हैं तो जब भी इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उनमें क्या होता है बच्चों, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इतना समझ में आया। तो अब एग्जाम्पल में देखिए, ही सेज आई एम ए सिंगर, ये डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है ना। इसका मैं क्या कलर चेंज कर लूं, यस बच्चों ग्रीन कर लेती हूँ है ना। देखिए, ही सेज आई एम ए सिंगर, ही सेज वो कहता है कि आई एम ए सिंगर, मैं एक गायक हूँ। ये कौन सा ये है बच्चों, डायरेक्ट स्पीच है। अब जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर सेज लिखा हुआ है तो सेज का सेज ही लिख देंगे। क्यों लिख देंगे बच्चों, क्योंकि देखा हम लोगों ने कि अगर ये सारे ये आएंगे तो इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा जब हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे है ना। तो सेज लिख दिया। और दूसरी बात बच्चों क्या थी कि कॉमा हटा देंगे। तो जब हम लोगों ने इनडायरेक्ट स्पीच में इसको हम लोग जब चेंज कर रहे हैं तो कॉमा भी हटा देंगे। आई एम ए सिंगर है ना। अब देखिए, जो इसके द्वारा कही गई बात थी उसको इन्वर्टेड कॉमा में जो क्लोज है उसको भी हटा देंगे, तो उसे भी हटा दिया और दैट लगा के इसको ज्वाइंट कर दिया। अब दैट क्यों लगाएंगे बच्चों, तो अभी आगे हम लोग ये रूल पढ़ेंगे कि क्यों लगाएंगे, दैट कहाँ लगाएंगे कहाँ नहीं लगाएंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अभी इतना बस समझिए कि दैट कनेक्टर वर्ड का यूज करके, कनेक्टेड वर्ड भी कह सकते हैं, इसे कंजक्शन भी कह सकते हैं आप, ठीक है। और फिर यहाँ क्या हो गया, ही इज ए सिंगर। अब यहाँ ही क्यों आया, इज क्यों आया, ये अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो इतना समझ में आया बच्चों, इनडायरेक्ट में कर दिया। ये 3 रूल देखे, 3 रूल के हिसाब से देखिए क्या क्या चेंज हुआ कि सेज को सेज लिख दिया, फिर कॉमा को हटा के जब भी इनडायरेक्ट में बनाया तो कॉमा को हटा दिया, और फिर कही गई बात जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखी थी उसको भी हटा दिया और इनडायरेक्ट तरीके में कैसे लिखा ये आपको दिख रहा है। तो यहां तक अब कोई भी समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला, हाँ एक और एग्जाम्पल है बच्चों, इसको भी देखिएगा तो वही तरीका होगा। देखिए, ही सेड है ना, सेड है तो सेड ही लिखा जाएगा। ये देखिए आपने रूल में देखा था, सेड है तो सेड ही लिखा जाएगा। सिंगल यहाँ पर कॉमा लगा है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा लगा है तो कॉमा भी हटा देंगे, हटा दिया। फिर क्या है, माई फादर इज एन इंजीनियर, तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, डबल इन्वर्टेड कॉमा को भी हटाएंगे जब इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे, तो हटा दिया और अपनी बात को पूरा स्पष्ट कर दिया। अभी यहाँ पर रूल आप ना समझने लगिएगा कि मैम यहाँ पर वॉज क्यों आया है ना, मैम यहाँ पर हर फादर ऐसे करके आया क्यों, मतलब ये जो भी है बस अभी इतना आप समझिए बच्चों कि यहाँ पर जो हम लोगों ने रूल देखा कि अगर इनडायरेक्ट स्पीच में डबल इन्वर्टेड कॉमा है तो उसको, सॉरी डायरेक्ट स्पीच में अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको हटा देंगे, और अगर ये सिंगल कॉमा है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद तो उसको भी हटा देंगे। और दूसरा हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर सेड है तो सेड ही लिखा जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर सेज मतलब ये सारे वर्ड आएंगे, तो बस इनको ध्यान में रखिए। इतना ज्यादा बच्चों देखिए, अगर चाहते तो इसको और भी कम समय में किया जा सकता था खत्म, लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि अगर एक बार आप इस क्लास को देखें तो देखने के बाद हर एक डाउट आपके माइंड से क्लियर हो जाए बच्चों, है ना। जब भी आप एक्सरसाइज करें तो आपको कोई भी समस्या ना हो। तो अभी इतनी बात क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने रूल देखे एग्जाम्पल में उनको फॉलो भी कर लिया कि कैसे क्या था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम ही और देखते हैं। अभी तो उतना हम लोगों ने देखा, ठीक है। अभी क्या है, अगला पॉइंट क्या है बच्चों, यदि रिपोर्टिंग वर्ब
जो रिपोर्टिंग वर्ब समझते हैं ना, कॉमा के बाहर लिखी हुई होती है। अब देखिए बार बार इसीलिए सबसे पहले ही डिस्कस कर दिया बच्चों कि रिपोर्टिंग वर्ब आखिर क्या है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू, से टू, सेट टू, अब ये वाले ध्यान में रखिएगा। अभी पिछले हम लोगों ने देखे थे, अभी क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि सेज टू, से टू, सेट टू, विल से टू, है ना, विल से टू या शैल से टू, ये आते हैं, तब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को क्रमशः किसमें चेंज करते हैं बच्चों? टेल्स, टेल, टोल्ड, विल टेल एवं शैल टेल में परिवर्तित करते हैं। कैसे? मतलब आपको अभी समझ नहीं आया होगा क्या? जब भी हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में बच्चों ये शब्द ये आएंगे, मतलब ये वर्ब आएंगी, है ना, तो उनको क्या करेंगे? जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो अगर से टू होगा, अगर से टू होगा तो इनडायरेक्ट में टेल्स में चेंज कर देंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर सेज टू है बच्चों, एक बार हो सकता मैंने शायद गलत बोला कि सेज टू को टेल्स में बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, और अगर डायरेक्ट स्पीच में बच्चों से टू होगा तो टेल में बदलेंगे, और अगर डायरेक्ट स्पीच में सेट टू होगा तो जब इनडायरेक्ट स्पीच बच्चों हम लोग लिखेंगे तो टोल्ड में चेंज कर देंगे, और विल से को विल टेल में चेंज कर देंगे, और शैल से टू को किस में चेंज कर देंगे बच्चों? शैल टेल में चेंज कर देंगे। तो इतना समझ में आया कि डायरेक्ट स्पीच में अगर ये वर्ड होंगे तो इनडायरेक्ट में इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं, क्या है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। हरी सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय, ये डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है बच्चों, तो क्या है? हरी। अब सेड टू है बच्चों, तो सेड टू को अभी देखा था हम लोगों ने कि सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो टोल्ड लिख दिया बच्चों, मी और कनेक्टर वर्ड दैट लगा दिया, यू आर ए गुड बॉय, तो आई वॉज अ गुड बॉय। अभी आई यहाँ क्यों आ गया? दैट ही क्यों लगाएंगे? ये अभी मैंने पहले भी बोला कि अभी डिस्कस करेंगे बच्चों आगे, है ना, यहीं पर अगर डिस्कस करेंगे तो आगे अभी हम लोग को रूल मिलने वाले हैं। इतनी बात बच्चों क्लियर है? फिर एक और एग्जांपल है, माय फादर सेज टू मी यू आर ए गुड प्लेयर, डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है। इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी करेंगे तो इतना आपको देखना है कि सेज टू को किस में चेंज कर देंगे बच्चों? टेल्स में चेंज कर देंगे, है ना, टेल्स में चेंज कर देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा हटा देंगे, कनेक्टर वर्ड से जोड़ देंगे, और डबल इन्वर्टेड कॉमा को भी हटा देंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। इतना समझ में आया बच्चों? आगे देखते हैं फिर। अब रूल नंबर 1 ध्यान में रखिएगा कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में होने वाले परिवर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो जब भी मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें टेंस में परिवर्तन कैसे होते हैं उस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए बच्चों, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अभी पहले रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही है बच्चों, है ना, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जो रिपोर्टिंग स्पीच है, जैसे रिपोर्टिंग स्पीच क्या थी बच्चों? ही सेड, है ना, ऐसे है जो आपने अभी एग्जाम्पल में देखा। चलिए एक एग्जाम्पल ही आपको दिखा देते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर बोला क्या है, सुनिएगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, अभी एग्जाम्पल इसी में देखेंगे हम लोग, ठीक। तो बस इतनी बात क्लियर रखिएगा। और बच्चों टेंस आपने पढ़े ही होंगे, इसीलिए टेंस आपको पहले पढ़ाया गया था। जिसने नहीं पढ़ा है बच्चों तो पूरी क्लासेस आपको इसमें है ऐप पर, कि जिसमें हम लोगों ने पूरी 12 क्लासेस टेंसेस की करी थी बच्चों, है ना। तो अच्छे से उनको पढ़िएगा ताकि टेंस से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तभी आपको एक्टिव पैसिव समझ में आएगा, तभी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, तो अभी देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल में। देखिए कि एग्जाम्पल में इसमें बोला क्या बच्चों कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगी तो जो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कैसे? देखिए, ही सेज टू मी, है ना, यहाँ पर सेज टू है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब उसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, है ना। तो ही और सेज टू का तो टेल्स हो जाएगा बच्चों, अभी हम लोगों ने रूल में पढ़ा भी है ना कि जहाँ सेज टू आएगा वहाँ टेल्स हो जाएगा। मी दैट आई एम ए हैंडसम बॉय, मतलब टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस इतना ध्यान में रखिए। अगला क्या है, आई शैल से टू हर ही हैज एन अम्ब्रेला। क्या है? आई शैल टेल से टू का क्या हो जाएगा बच्चों? टेल हर दैट ही हैज एन अम्ब्रेला, है ना। ये इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया, तो इसमें हम लोगों ने सेज टू को देखिए टेल कर दिया, और ये रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कॉमा भी हटा दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा को भी हटा देंगे। और इतना देखेंगे कि जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है बच्चों? आई शैल से टू हर,
रिपोर्टिंग स्पीच हमारी किस में है, देखिए से टू है ना यहाँ पर, तो किस में है बच्चों, प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में है तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें कोई परिवर्तन, मतलब इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो वही होगा, देखिए ही हैज एन अम्ब्रेला, ही हैज एन अम्ब्रेला, इतना समझिएगा बस, ठीक है। अब देखिए बच्चों रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टिंग, अभी हम लोगों ने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है ना, पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में अब परिवर्तन देखेंगे हम लोग। तो बच्चों कैसे परिवर्तन होंगे, एक टेबल देखेंगे, टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा, किसमें कौन सा चेंज होगा, तो अब हम लोग एक टेबल देख लेते हैं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। एक बार आप बस समझ लीजिएगा इसको, फिर जो है हम लोग अच्छे से एक्सरसाइज को भी कर पाएंगे। तो जब भी डायरेक्ट स्पीच में बच्चों, है ना, डायरेक्ट स्पीच में हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी, तो उसको जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे बच्चों तो किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। और जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे बच्चों, है ना, और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। उसके बाद बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, कितना इजी है, आपको ध्यान में रखना कि जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पास्ट में चेंज करेंगे उनको। फिर अगला है बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में, यहां पर ध्यान में रखिएगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट में नो चेंज, मतलब अगर पास्ट परफेक्ट में है तो इनडायरेक्ट जब भी चेंज करेंगे तो वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो इसमें भी बच्चों नो चेंज होगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे ही उसी में रहेगा। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि अगर फ्यूचर टेंस है ना, फ्यूचर टेंस है तो वो पास्ट इक्विवेलेंट पे हो जाएगा। इसका मतलब कि जैसे हेल्पिंग वर्ब लगती है ना बच्चों विल और शैल, तो इसमें विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड, और शैल का पास्ट क्या हो जाएगा, शुड। इसी तरह मे का हो जाएगा माइट, कैन का हो जाएगा कुड, है ना, ऐसे ही ये चेंज होते हैं। तो अभी आगे एग्जांपल हम लोग देखेंगे, तो इतना ध्यान में रखिएगा कि फ्यूचर टेंस है तो उसका पास्ट इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए विल भी शैल भी है तो वुड भी शुड भी हो जाएगा, है ना, विल हैव शैल हैव है तो वुड हैव और शुड हैव हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है बच्चों। तो देखिए कितने इजी तरीके से इनको हम लोगों ने समझ लिया कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बच्चों क्या रूल होता है, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, या आपने टेंस तो पढ़ा है ना। अगर अभी भी नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल अभी कोई टाइम आपका वेस्ट नहीं हुआ है, पहले उसको पढ़िए, मतलब पहले टेंस को पढ़िए। हमारी क्लासेस हैं भी, आप देखिएगा पूरी लाइन से होंगी, है ना, सीक्वेंस में होंगी पूरी 12 क्लासेस, तो उनको अच्छे से देखिएगा, समझने के बाद तो फिर आपको यहाँ कोई भी समस्या नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि अगर डायरेक्ट स्पीच में हमारा ये टेंस मिलते हैं तो उनको इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें चेंज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। थर्ड नंबर रूल क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदैव सत्य रहने वाली बात, और जो सदैव सत्य रहने वाली बात होती है उसको बोलते हैं बच्चों यूनिवर्सल ट्रुथ, है ना, या आदत। यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ या स्वभाव आदत से संबंधित तथ्य, पास्ट में हुआ कोई ऐतिहासिक तथ्य यानी हिस्टोरिकल फैक्ट बताया गया हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग करेंगे तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, लेकिन कब, जब बच्चों यूनिवर्सल ट्रुथ हो या फिर कोई भी क्या हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो या स्वभाव आदत से भी जो रिलेटेड हो, ठीक है। तो उसमें तो जैसे देखिए एग्जाम्पल में देखिए बच्चों, इसी का एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट द मून मूव्स राउंड द सन, है ना, जो मून है मतलब चंद्रमा, अर्थ मतलब पृथ्वी का चक्कर लगाता है ना। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा जब हम लोग करेंगे द टीचर। अब सेट टू का तो टोल्ड में चेंज होगा, या भी हम लोग रूल पढ़ भी चुके हैं, है ना। और स्टूडेंट्स, अब यहाँ कॉमा हटाएंगे, कनेक्टर वर्ड दैट से जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे अभी पढ़ने वाले हैं हम लोग आगे, ठीक है, दैट से जोड़ेंगे। फिर और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे यहाँ पर, द मून मूव्स राउंड द सन, तो क्या हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा बच्चों, द मून मूव्स राउंड द सन। क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल
ट्रुथ है। अगला क्या है, एक एग्जाम्पल, यहाँ डायरेक्ट थर्ड आ गया बच्चों, ये सेकंड होगा, ठीक है। ही सेड जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये बात सत्य है, मतलब ये हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया कि जो है इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो यहाँ क्या है बच्चों कि ही सेड दैट जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा इसमें। या जैसे ऐसे भी आ जाते हैं ना बच्चों, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, नॉलेज इज द, मतलब कोई अगर ऐसे कोटेशन भी आ जाती है तो उनमें अगर लिखा हुआ है तो उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर अब फोर्थ रूल देखते हैं बच्चों। तो फर्स्ट रूल में हम लोगों ने देखा कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर हमारी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर सेकंड में बच्चों हम लोगों ने देखा कि अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कैसे कैसे पूरी चार्ट देखा। थर्ड में देखा कि अगर यूनिवर्सल ट्रुथ या कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट होगा बच्चों तो उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। फिर फोर्थ में देख लेते हैं कि टाइम तथा प्लेस में होने वाले परिवर्तन, ये भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए बच्चों बोला कि अगर आप जो है एक्सरसाइज करने से पहले हर एक रूल को आपके माइंड में आपका सेट हो गया तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब ये चार्ट देख लेते हैं हम लोग फटाफट कि टाइम तथा प्लेस से होने वाले परिवर्तन, है ना। टाइम में बात करें तो बच्चों देखिए, जब डायरेक्ट स्पीच में अगर हमें ये मिलते हैं, ठीक है, ये टाइम और प्लेस मतलब यहाँ पोजीशन भी इनको बोल सकते हैं, है ना। तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या बदल देते हैं, अगर दिस होगा तो दैट में चेंज कर देंगे। अब यहाँ मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ, हाँ, अगर दिस होगा बच्चों तो दैट में चेंज कर देंगे, और दीज होगा तो दोज में चेंज कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद बच्चों अगर हेयर होगा तो देयर में चेंज कर देंगे। कब करेंगे, अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में हेयर है तो जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या करेंगे बच्चों, देयर में चेंज कर देंगे। इतनी बात समझ में आई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो नाउ को देन में चेंज करेंगे, टुडे या टुनाइट को दैट डे या दैट नाइट में चेंज करेंगे, है ना। उसके बाद है बच्चों लास्ट वीक या ईयर की बात करें, है ना, ईयर की बात करें तो द प्रीवियस वीक या ईयर में चेंज करेंगे। टुमारो को द नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक में। उसके बाद बच्चों यस्टरडे को प्रीवियस डे में, है ना, द प्रीवियस डे भी ऐसे लिख सकते हैं आप। और फिर उसके बाद बच्चों एगो को बिफोर या अर्लियर, ओके, और द डे बिफोर यस्टरडे को 2 days बिफोर, और द डे आफ्टर टुमारो इन 2 days टाइम, ऐसे इनमें चेंज करेंगे। मतलब समझ में आया आपको, अगर डायरेक्ट स्पीच में ये हमें मिलेंगे तो इनको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने में इनमें चेंज करेंगे। इतना बात समझ में आई। चलिए फिफ्थ नंबर रूल देख लेते हैं। तो चौथा हम लोगों ने चौथे में भी टेबल देखी, है ना, टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करेंगे। फिफ्थ रूल में क्या है बच्चों कि प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो हम लोगों ने बच्चों टेंस की चार्ट देखी कि किस टेंस को किस टेंस में चेंज कर देते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। फिर उसके बाद जो हम लोगों ने टाइम और प्लेस की चार्ट देखी वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है बच्चों पूरे नरेशन में समझना कि क्या है प्रोनाउंस में होने वाले परिवर्तन। अब प्रोनाउन आप जानते हैं क्या होते हैं, जो नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं, मतलब, है ना। तो इनमें देखिए बच्चों पर्सन मतलब प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तन, तो इसमें आपको मिलेंगे बच्चों, देखिए ये पर्सन है बच्चों, तो पर्सन में एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बस ऐसे याद रखिए। यहाँ पर पर्सन की बात हुई है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है बच्चों, आई और वी, है ना, आई और वी ये होते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, और थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, शी, इट, दे। तो इतना आपको ऐसे हमेशा माइंड में क्लियर होना चाहिए बच्चों कि थर्ड बोल रहे हैं, हाँ, पर्सन में बात करें तो फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे होता है। अब देखिए जब भी बच्चों इसका, ये तो सब्जेक्टिव केस हो गया ना, ये सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में देखें जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होंगे, जैसे बच्चों आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, बस इतना समझिएगा, ठीक है। और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस। अब उसके बाद देखते हैं, अच्छा पहले इसी का देख लेते हैं, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहेगा, ठीक है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होगा बच्चों, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होगा। अब पॉजिटिव केस की बात कर लेते हैं, है ना, जो पोजीशन बताते हैं। देखिए आई का पॉजिटिव केस क्या होगा, आई का माई या माइन,
ठीक है बच्चों। वी का आवर, आवर्स, उसके बाद यू का योर या योर्स, और ही का होगा बच्चों हिज, शी का होगा हर या हर्स, है ना। इट का होगा बच्चों इट्स, और दे का होगा दियर और दियर्स। तो इसमें इतना बच्चों आपको समझना है कि थर्ड मतलब 3 पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आई वी फर्स्ट, यू सेकंड, और ही सी इट दे थर्ड पर्सन होता है। इनका ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस बस ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों इसमें कि क्या है मेन। देखिए एक चीज और ध्यान से सुनिएगा कि रिपोर्टेड स्पीच में आए, अब देखते हैं जो फर्स्ट पर्सन हम लोगों ने देखा, और बच्चों अभी इसकी एक ट्रिक भी देखेंगे कि जब भी आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कौन सी ट्रिक ऐसी होगी जो हमें, जब मैंने भी 10th क्लास 9th क्लास में ऐसे ये पढ़े थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो तभी मैंने भी सीखी थी बच्चों वो ट्रिक, है ना। तो वही आपके साथ भी आज यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, आप लोग के साथ भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, इससे ही रिलेटेड होगी, ठीक है बच्चों। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से। तो क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए फर्स्ट पर्सन आई वी के प्रोनाउंस, जैसे इनके प्रोनाउंस क्या है बच्चों, आई, माई, वी, आवर, अस, माइन, है ना, आवर्स। ये देखे ना यहाँ पर, ये फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदले जाएंगे। मतलब अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में बच्चों ये प्रोनाउन आए हुए हैं, तो जो हमारी रिपोर्टिंग, मतलब सुनिएगा क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आपको पता है ना कि अगर ये आए हुए हैं, है ना, आदि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, रिपोर्टिंग वर्ब आपको पता है कॉमा के बाहर का हिस्सा, तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदले जाएंगे। अभी जब एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग तो समझ में आएगा कि कैसे क्या है बच्चों। देखिए आपको ये दिख रहा होगा शायद, हाँ मैं बोलूंगी भी, अगर बाई चांस यहाँ से थोड़ा सा हो सकता है आपको ना दिखे तो। देखिए बच्चों, हरी सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। अब देखिए ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है कि हरी सेड टू मी, ये तो हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का हो गया रिपोर्टेड स्पीच, है ना। तो क्या करेंगे बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच में देखिए आई आया हुआ है ना, आई क्या है बच्चों, फर्स्ट पर्सन है। तो रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट के अनुसार इसको चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट के अनुसार इसको चेंज करेंगे। तो क्या है, हरी टोल्ड मी दैट। अब देखिए आई को चेंज कर देंगे ही में। क्यों चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हरी है बच्चों, है ना, तो यहाँ पर प्रोनाउन यूज करना है, तो हरी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। यहाँ पर आई की जगह ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आई है हमारा फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। इसमें है हरी, तो हरी के अकॉर्डिंग हो जाएगा ही। वॉज माई फ्रेंड, अब वॉज क्यों आया बच्चों, अभी टेंस की चार्ट देखी थी हम लोगों ने, तो आई एम योर फ्रेंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, मतलब एम आपने देखा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है ना, तो यहाँ पर एम के अकॉर्डिंग मतलब पास्ट क्या हो जाएगी, वॉज, ठीक है, तो वॉज हो जाएगा यहाँ पर। और योर है बच्चों, है ना, तो योर है हमारा यहाँ पर क्या है, योर के अकॉर्डिंग माई हो जाएगा चेंज। अभी इसको देखेंगे, हमारा सेकंड पर्सन की बात हो रही है यहाँ पर, हाँ। तो इसके बाद क्या है बच्चों, अच्छा यहाँ पर हाँ एनिमेशन था, तो इतना बच्चों आपको समझ में आया। अभी क्या है कि इसमें अगला, अभी हम लोगों ने फर्स्ट पर्सन की बात करी कि फर्स्ट पर्सन यदि हमारा होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और दूसरा बात क्या है यहाँ पर कि रिपोर्टेड स्पीच में आए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं, यू, योर, योर्स, रिपोर्टिंग वर्ब के, है ना। तो ये जो टेबल आपने देखी ना, तो ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हो गए और ये सेकंड पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन जैसे यू, योर, योर्स, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदले जाएंगे। मतलब फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन है अगर रिपोर्टेड स्पीच में, है ना, तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। उदाहरण में देखते हैं बच्चों, देखिए जैसे यू सेड टू मी यू आर नॉट वेल टुडे, ये डायरेक्ट स्पीच में है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, है ना। मैं यहाँ कलर चेंज करती हूँ, हाँ डायरेक्ट स्पीच में है। तो देखिए यू सेड टू मी यू आर नॉट वेल डन। अब यहाँ पर प्रोनाउन आया है बच्चों यू, है ना, प्रोनाउन क्या आया है, यू,
और यू कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है कि थर्ड है, ये सेकंड पर्सन है बच्चों, है ना। तो सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, मी, और अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन होता तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते, लेकिन यहाँ पर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए यू सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में। क्यों करेंगे, अभी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, टोल्ड में। और मी का लिखेंगे यहाँ पर मी। अब जब कॉमा हटाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट कनेक्टर वर्ड यूज कर देंगे। अभी इसको पढ़ना है आगे। फिर क्या है बच्चों, सेकंड पर्सन क्या है हमारा, यू। यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, मी, है ना। तो मी है तो यहाँ पर यू हमारा जो था ये प्रोनाउन, तो मी के अनुसार यहाँ क्या आ जाएगा, आई, ठीक है। और क्या हो जाएगा, वॉज नॉट वेल दैट डे। दैट डे क्यों आया बच्चों, टुडे को चेंज करेंगे दैट डे में। और टेंस कैसे बदला, देखिए आर इज एम आर है तो वॉज वर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आई के अकॉर्डिंग वॉज आया है और यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग आर आया था। अब कोई समस्या है बच्चों, तो जो हमारा सेकंड पर्सन होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ये बात बस ध्यान में रखिएगा। अगला है रिपोर्टेड स्पीच में आए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं, अभी चार्ट में देखा था बच्चों, ही, हिज, हिम, शी, हर, है ना, हर्स, दे, दियर, दियर्स, देम, इट, इट्स में कोई चेंज नहीं करते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं करते हैं। मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन बच्चों ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए बच्चों, आई सेड टू हिम शी इज माई फ्रेंड। अब रिपोर्टेड स्पीच में देखिए कहाँ प्रोनाउन आया है, तो ये शी आया है बच्चों, तो यहाँ कोई चेंज नहीं करेंगे। तो क्या है, आई सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, हिम और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो करेक्टर वर्ड दैट यूज कर देंगे। सी इज माई फ्रेंड, तो शी का शी ही रहेगा। क्यों रहेगा बच्चों, क्योंकि शी थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है, तो शी का शी लिखेंगे। इज आया है तो उसके अकॉर्डिंग वॉज आ जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में वॉज करेंगे, ठीक है। माई फ्रेंड हो जाएगा। तो कोई भी कंफ्यूजन है बच्चों, धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग रूल देखते जा रहे हैं आप लोग को समझ में आता जा रहा होगा, है ना। बस बच्चों ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहें। जो अगर शुरू से देख करके यहाँ तक आए हुए हैं सारे रूल्स को समझते हुए, इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। आप जागरूक हैं अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर के, आप कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए आप इस क्लास को इतने अच्छे से देख रहे हैं। उसके बाद क्या है बच्चों, हाँ अभी मैंने बोला था कि एक ट्रिक देखेंगे बच्चों इन्हीं से रिलेटेड, है ना। तो वो ट्रिक क्या है बच्चों, देखिएगा। आप सोचेंगे मैम ये तो आज तक मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसके पहले भी अगर पढ़ा है आपने तो इसके पहले कभी नहीं देखा, है ना। क्या है कि 1 2 3 और नीचे क्या है SON, तो इसको ऐसे भी आप मैथ्स पढ़ते हैं ना, 123/सन ऐसे याद रखिएगा, है ना। अगर हिंदी में बोले तो 123/सन या 123/SON, सन बेटा वाला याद रखिएगा ना, बेटा। तो ये इसको ऐसे भी बोल के कर सकते हैं आप 123/सन, या बोले तो 123/सन, है ना। अब इसको मैंने ऐसे लिखा है, मैंने इसलिए बच्चों यहाँ पर ये ऐड कर दिया ताकि ये ट्रिक बताना कहीं भूल ना जाए आप लोग को। तो समझिएगा बच्चों, देखिए फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में नो चेंज, है ना। तो एस से यहाँ क्या होगा, मतलब फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, एस से क्या होगा सब्जेक्ट, और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, ओ से क्या होगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन में नो चेंज, एन से क्या होगा नो चेंज। तो इतनी बात क्लियर है बच्चों। तो जो पर्सन वाला हम लोगों ने देखा कि अगर फर्स्ट पर्सन आई वी है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और अगर सेकंड पर्सन यू है तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन है तो वो उसमें क्या होगा नो चेंज होगा, मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इतनी बात आपको क्लियर है। थोड़ा सा इरेज कर दे बच्चों, है ना, और नोट करके थोड़ा सा आपको बता देते हैं। एक चीज थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि अगर मान लीजिए हमें ऑब्जेक्ट ना मिले तब क्या करेंगे। तो देखिए बच्चों नोट करके है कि रिपोर्टिंग वर्ब में कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ही नहीं मिलता है, तब क्या करते हैं, उस कंडीशन में क्या करते हैं। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना होने पर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को ही ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। तो जब भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा रिपोर्टिंग वर्ब में तो उसे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को ही क्या कर लेते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। तथा रिपोर्टेड स्पीच में उसी के अनुसार परिवर्तन
किए जाते हैं। जैसे उदाहरण में देख लीजिए बच्चों, द टीचर सेड यू विल बी पनिश्ड, है ना। द टीचर सेड, यहां पर लिखा हम लोगों ने, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, दैट कनेक्टर वर्ड यूज करेंगे। अब देखिए यहां पर बच्चों यू है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट बच्चों यहां दिया नहीं हुआ है ना, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होगा तो आपको थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मान लेना है यहाँ पर, है ना। तो थर्ड पर्सन का मान लेना है, तो यू के प्लेस पे आप क्या कर देंगे यहाँ पर, ही। शी भी कर सकते थे आप, है ना, या दे भी कर सकते थे आप यहाँ पर, ठीक है। और क्या हो जाएगा, और अभी मैंने बोला था कि जब फ्यूचर टेंस होगा बच्चों तो विल बी को चेंज कर देंगे वुड बी में, है ना। जब अभी हम लोगों ने टेंस की चार्ट देखी थी तो उसमें देखा था कि जो फ्यूचर टेंस होगा उसका पास्ट इक्विवेलेंट होगा, मतलब विल का किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। बी का बी लिखेंगे, पनिश्ड हो जाएगा। अच्छा, कोई भी कंफ्यूजन है बच्चों अब यहाँ पर, नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको वैसे भी पता है कि ये क्लास में जो है और कोई एक्स्ट्रा बात नहीं होंगी बच्चों। जैसे शुरू से पढ़ाना शुरू किया था आखिरी तक आपको हर एक मतलब बेसिक से शुरू किया था, छोटी चीज से कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है, और यहाँ तक के रोल पे हम लोग आ गए हैं। अब थोड़ा सा और है तरीका कि जो बच्चा है, देखिए हम लोगों ने टेंसेस को किस में चेंज करेंगे ये भी देख लिया बच्चों, और जो प्रोनाउन होंगे उनको कैसे चेंज करेंगे उसको भी देख लिया, जो टाइम और प्लेस होगा उसको कैसे चेंज करेंगे उसको भी देख लिया बच्चों हम लोगों ने। अब जो एक चीज रह गई है वो क्या है बच्चों, कि अगर हम लोग जो कनेक्टर वर्ड यूज करते हैं, मतलब जो कंजक्शन का यूज करते हैं, तो दैट कहाँ यूज करते हैं, कहाँ दैट नहीं यूज करते हैं, और कहाँ कुछ और भी यूज करते हैं उसको देख लेते हैं। मतलब इफ और वेदर का भी यूज करते हैं, टू का भी यूज करते हैं, तो उसको देख लेते हैं। क्या है बच्चों कि रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच के बीच लगे हुए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के नियम, है ना। फर्स्ट क्या है, बस थोड़ा सा और है, एक बार जो है अच्छे से इसको भी समझ लीजिएगा, बस यहीं से सारे रूल हो जाएंगे आपके क्लियर। और ये क्लास देखने के बाद आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रह जाएगी, क्योंकि देखिए पूरा प्रयास किया गया है बच्चों कि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो, ताकि जब आप एक्सरसाइज करें तो हर एक एक्सरसाइज के सेंटेंस को आप अच्छे से समझ सके, है ना। तो क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव, अफर्मेटिव या निगेटिव हो तो, अब ये सेंटेंस क्या होते हैं आप जानते हैं, है ना। जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, नकारात्मक वाक्य होते हैं, है ना, उनमें क्या होता है, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट से दोनों स्पीचेस को जोड़ते हैं। मतलब यहाँ पर ये बोला गया है बच्चों कि अगर वाक्य हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा, है ना, असर्टिव सेंटेंस आप जानते हैं क्या होते हैं, जो हमारे साधारण वाक्य होते हैं, है ना, उनमें हम लोग जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो एक होती है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरी क्या होती है बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच। जब इनको हम लोग ज्वाइंट करते हैं, मतलब जोड़ते हैं, तो कनेक्टर वर्ड क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। तो बस यही बोला गया है यहाँ पर कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, अगर वो वाक्य हमारा असर्टिव सेंटेंस है तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं और दोनों स्पीचेस को जोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए बच्चों, रवि सेड टू मी महेश इज अ टीचर, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रवि सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड मी में, है ना, टोल्ड में सॉरी, और मी को मी लिखेंगे। फिर ये असर्टिव सेंटेंस है ना बच्चों, महेश इज अ टीचर, ये असर्टिव सेंटेंस है, तो इसमें कनेक्टर वर्ड क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे, ठीक है, दैट यूज करेंगे। और फिर क्या लिख देंगे, महेश वॉज अ टीचर। यहाँ ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में वॉज आ जाएगा। अभी कोई कंफ्यूजन है नहीं ना। तो असर्टिव होगा तो कंजक्शन क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे, ठीक है। फिर अगला है बच्चों कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ वेदर से दोनों स्पीचेस को जोड़ते हैं। तो अभी देखा बच्चों कि असर्टिव सेंटेंस को, अगर असर्टिव सेंटेंस होगा तो हम लोग कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, और इंट्रोगेटिव अगर होगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस तो उसमें कौन सा हम लोग कनेक्टर वर्ड यूज करते हैं, मतलब कंजक्शन यूज करते हैं, इफ और वेदर। अभी क्या है, ही सेड टू मीना डू यू बिलीव इन घोस्ट, है ना। तो ये जो लिखा हुआ रिपोर्टेड स्पीच में हमारा सेंटेंस है, ये किस में है बच्चों, इंट्रोगेटिव में है, प्रश्न पूछा गया है ना। तो यहाँ भी जब हम लोग सेंटेंस को जोड़ेंगे, मतलब इनडायरेक्ट में बनाएंगे, तो कनेक्टर वर्ड क्या यूज करेंगे, इफ यूज करेंगे, ठीक है, इफ यूज करेंगे। लेकिन कब, जब यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव होगा। और देखिए हेल्पिंग वर्ब आगे होकर के ऐसे पूछा गया है। लेकिन बच्चों
इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप दो तरीके से करते हैं, एक तो यस नो टाइप हो गया, दूसरा जब क्वेश्चन वर्ड पहले होगा। तो जब भी क्वेश्चन वर्ड पहले होगा तब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड को ही कनेक्टर वर्ड बना लेते हैं, कंजक्शन बना लेते हैं। और जब भी क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा तो इफ या वेदर में से कोई भी एक हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, है ना। तो सेकंड देख लीजिए उदाहरण क्या है, ही सेड, एक तो हो गया जहां क्वेश्चन वर्ड नहीं है, दूसरा है व्हाई आर यू सो लेट टुडे, है ना। तो यहाँ पर वाई क्वेश्चन वर्ड आया है बच्चों। जब भी इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो देखिए ही और सेड के प्लेस पे क्या कर देंगे, आस्क्ड कर देंगे, है ना। पूछा, क्वेश्चन पूछने की बात हो रही है, इसलिए सेड के प्लेस पे जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे तो वहां क्या करेंगे, आस्क्ड, है ना। वाई क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है तो हम लोग कोई भी और दूसरा कनेक्टर वर्ड नहीं यूज करेंगे, बल्कि इसको ही कंजक्शन यहाँ बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है। और फिर देखिए ही कैसे आया बच्चों यहाँ पर, तो क्या है कि यू, है ना, यू है हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को मान लेंगे, इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे, ही वॉज सो लेट दैट डे, टुडे को चेंज कर देंगे दैट डे में, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर क्या है, आर प्रेजेंट में है तो वॉज लगा देंगे। अभी कोई कंफ्यूजन, हाँ एक और चीज बच्चों कि जब भी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलेगा आपको। जब भी हम लोग इनडायरेक्ट में कर देंगे तो ये अफर्मेटिव बन जाता है, मतलब यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ मिलेगा आपको। अब कोई भी समस्या है, बिल्कुल आराम से हर एक चीज को बच्चों यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, बस इसको एक बार सुनिएगा, फिर जब एक्सरसाइज लेकर के आप बैठेंगे तो हर एक चीज आपको वहां पर मिलेगी, ठीक है। अब अगला क्या है, नोट में ध्यान रखिएगा बच्चों, वही जो इसके पहले मैंने बोला कि यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है, मतलब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, तो वाक्यों को जोड़ने के लिए इफ वेदर का नहीं बल्कि उसी प्रश्नवाचक शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो बस कंजक्शन इतना याद रखिएगा बच्चों कि असर्टिव सेंटेंस में हम लोग दैट का यूज करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड से हमारा सेंटेंस स्टार्ट है तो उसको ही हम लोग कंजक्शन बना लेते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों थर्ड फटाफट, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस है, इसीलिए बच्चों पहले आप लोग को सेंटेंसेस की क्लासेस पढ़ाई थी, है ना, सेंटेंस के टाइप भी पढ़ाए थे कि क्या होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, है ना, जो आदेशात्मक वाक्य होते हैं उनको बोलते हैं। तो इनमें क्या होता है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू से दोनों स्पीचेस को जोड़ते हैं। तो असर्टिव में दैट, इंट्रोगेटिव में इफ वेदर और इंपरेटिव में टू कनेक्टर वर्ड का यूज करते हैं। अब आप सोचेंगे मैम बार बार कनेक्टर वर्ड बोल रही हैं, कंजक्शन बोल रही है, दोनों एक ही है बच्चों। कंजक्शन का काम क्या होता है, दो वर्ड्स, दो क्लॉजेस या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है ना। वही कनेक्टर वर्ड हो गया, मतलब उसको कनेक्टर वर्ड भी बोलते हैं। चलिए, या कनेक्टेड वर्ड भी बोल सकते हैं आप। चलिए क्या है इसका उदाहरण देख लीजिए। क्या बोला बच्चों कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम लोग कनेक्टर वर्ड क्या यूज करते हैं, टू, है ना। तो क्या है, द टीचर सेड टू अस स्टैंड अप ऑन योर बेंचेस, तो यहाँ ऑर्डर दिया जा रहा है ना। तो क्या है, द टीचर ऑर्डर, है ना, सेड टू के प्लेस पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा, ऑर्डर दिया जा रहा है अस, है ना। स्टैंड अप ऑन योर बेंच, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अस के बाद स्टैंड अप के प्लेस पे क्या हो जाएगा, हाँ ये टू लगा करके इसको जोड़ देंगे। पहली बात समझिएगा कि जब हम लोगों ने यहाँ पर ये फुल स्टॉप हो गया बच्चों, मिस्टेक हो गई है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, कॉमा होगा, और जब कॉमा को हटाएंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करेंगे, मतलब हटा देंगे, तो कनेक्टर वर्ड टू का यूज करेंगे। स्टैंड अप ऑन आवर बेंचेस हो जाएगा, क्योंकि योर है बच्चों सेकंड पर्सन है ना, तो इसके अनुसार मतलब सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अस है बच्चों, इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा, अवर आ जाएगा, बेंचेस, ओके। तो यहाँ पर अवर बेंचेस हो जाएगा। तो अभी देखिए कोई भी कंफ्यूजन है नहीं ना। तो इंपरेटिव अगर सेंटेंस होगा तो हम लोग कनेक्टर वर्ड टू का यूज करेंगे, बस इतना ध्यान में रखिएगा। आगे देख लीजिए एक और, द सेंट सेड टू मी डू नॉट सिट विथ बैड बॉयज, है ना। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, द सेंट सेड टू के प्लेस पे एडवाइस, क्योंकि सलाह दी जा रही है ना, एडवाइस का यूज करेंगे बच्चों, और मी लिखेंगे। और जब भी ध्यान में रखिएगा कि डू नॉट आएगा तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, नॉट टू यूज करेंगे, ठीक है। कनेक्टर वर्ड सिर्फ टू का यूज ना करके अगर डू नॉट आएगा तो नॉट टू का यूज करेंगे। तो नॉट टू कर दिया, सिट विथ बैड बॉयज, सिंपल है बच्चों। कोई भी डाउट है नहीं ना। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। फोर्थ है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट से शुरू हो तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट से दोनों स्पीचेस को जोड़ते हैं।
कुछ बचे ना आपके हर एक रूल में, बस लास्ट है बच्चों, ठीक है। क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हो तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट से दोनों स्पीचेस को जोड़ते हैं। उदाहरण में देखिए, दे सेड, अब लेट है ना, लेट लिखा हुआ है, अस गो टू द जू, ये डायरेक्ट स्पीच में है बच्चों। इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या होगा, दे, अब यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है ना, तो सजेस्टेड लिखेंगे सेट के प्लेस पर। अब यहाँ पर कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो कनेक्टर वर्ड क्या यूज करेंगे बच्चों, दैट का यूज करेंगे, है ना। तो दैट लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पर। अब यहाँ पर दे क्यों आएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, अस, है ना, फर्स्ट पर्सन है अस, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो यहाँ पर है दे लिखेंगे बच्चों, और फिर क्या हो जाएगा, शुड, और जब भी देखिए यहाँ लेट को हटाएंगे बच्चों, शुड का यूज करेंगे, ठीक है, शुड का यूज करेंगे, गो टू द जू। अभी कोई समस्या है नहीं ना, आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिफ्थ है हमारा, यदि शुड का यूज करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जो भी लेट वाले ये होंगे तो उनको जब हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पर शुड का यूज करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य ऑप्टेटिव हो तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट दोनों स्पीचेस को जोड़ते हैं। तो हम लोगों ने एक बार रिवाइज करा दो बच्चों कि असर्टिव सेंटेंस में भी कनेक्टर वर्ड दैट का यूज किया था, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ वेदर का, इंपरेटिव सेंटेंस में टू का, है ना, उसके बाद ये है हाँ, ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी दैट का यूज करेंगे। एक कोई छूटा है, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, आई थिंक थर्ड वाला, इंपरेटिव हाँ हो तो गया, हो गए 5, ठीक है बच्चों। तो फिफ्थ में क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य ऑप्टेटिव हो, मतलब इच्छा सूचक वाक्य हो, जानते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दोनों स्पीचेस को जोड़ते हैं, क्या लगा करके बच्चों, दैट लगा के जोड़ते हैं। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, है ना, तो क्या हो जाएगा, ही और सेड टू के प्लेस पे विश्ड करेंगे, क्यों बच्चों, ये इच्छा सूचक वाक्य है ना, कामना की जा रही है यहाँ पर, तो सेट टू के प्लेस पे विश्ड करेंगे, है ना, और फिर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए दैट कनेक्टर वर्ड क्या यूज करेंगे, तो सेट टू मी के प्लेस पे विश्ड हो जाएगा, और दैट कनेक्टर वर्ड यूज करेंगे मे यू लिव लॉन्ग। तो जब भी देखिए बच्चों कॉमा हटाएंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू हमारा क्या है बच्चों, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को किस में चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा बच्चों, आई, है ना, आई आएगा क्योंकि ये यहाँ पर प्रोनाउन यूज हुआ है यू, ओके, आई आ जाएगा, और मे का कर देते हैं बच्चों माइट, लिव लॉन्ग, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, वुड का शुड, सॉरी ऐसे विल का वुड, शैल का शुड, मे का माइट, कैन का कुड, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे होते हैं, तो इसी तरह मे का माइट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बच्चों यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, और अब आई थिंक हमारे हाँ अभी थोड़ा सा क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य एक्सक्लामेटोरी हो, अभी से तो हम लोगों ने देखा ही नहीं था बच्चों, असर्टिव देखा, इंट्रोगेटिव देखा, इंपरेटिव देखा, फिर लेट के यूज वाले देखे, फिर उसके बाद बच्चों हम लोगों ने ऑप्टेटिव सेंटेंस को देखा, है ना। फिफ्थ क्या है कि अगर एक्सक्लामेटोरी हो तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का भी इसमें यूज करते हैं, बस चेंज किसमें था बच्चों, इंट्रोगेटिव में इफ वेदर और इंपरेटिव में टू, ठीक है, तो स्पीचेस को जोड़ते हैं। और इसका एग्जांपल देख लीजिए, ही सेड हुर्रे, है ना, वी हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ही और सेड के प्लेस पे हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, क्यों होगा, क्योंकि हुर्रे किसके लिए होता है बच्चों, जॉय के लिए होता है ना। ये कौन सा है वर्ड, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंसेस में ये वर्ड यूज करते हैं हुर्रे, है ना, तो यहाँ पर ये खुशी को व्यक्त कर रहा है, इसलिए सेड के प्लेस पे हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। और क्या है, वी हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन, मतलब ये मैं इसको हटाती हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या है बच्चों, देखिए हुर्रे वी हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन, है ना, तो जब भी इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ही सेड के प्लेस पे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, तो ये हुर्रे शब्द भी हट जाएगा क्योंकि इसमें चेंज कर दिया इसको। अब कनेक्टर वर्ड क्या यूज करेंगे, दैट, और फिर क्या हो जाएगा बच्चों, दे हैड गॉट फर्स्ट डिवीजन, यहाँ क्या है, हैव प्रेजेंट परफेक्ट में है बच्चों, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, इसलिए क्या लग जाएगा बच्चों यहाँ पर, हैड, ठीक है, वर्ब की थर्ड ही फॉर्म रहेगी, दोनों में फर्स्ट डिवीजन। अभी कोई समस्या है नहीं ना। अब आई थिंक बच्चों जब भी हम लोगों ने शुरू से पूरा स्टार्ट किया, हर एक रूल को बच्चों डिस्कस किया, अगर जिसने भी इस क्लास को पूरा एक बार शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लिया, और मेरा भी ऐसा पूरा प्रयास था कि यहाँ पर कुछ भी हर एक रूल को यहाँ पर जोड़ने का प्रयास किया कि हर एक रूल आपके साथ डिस्कस किया जाए, कुछ भी ऐसा नहीं बचा है बच्चों जो छूटा हो।
और ये कब आपको पता चलेगा? पता तो तब चलेगा बच्चों जब आप अभी एक्सरसाइज करेंगे। अब आप सोचेंगे मैम आपने प्रैक्टिस तो नहीं करवाई है ना। तो बच्चों इस क्लास में हम लोगों ने सारे रूल्स को डिस्कस कर लिया। इसमें जितनी भी चार्ट देखी है हम लोगों ने उसको आप ध्यान में उसको नोट करिएगा और ध्यान में रखिएगा कि टेंस को किस टेंस में चेंज करते हैं, है ना। एक प्लेस और टाइम वाली चार्ट देखिए उसको ध्यान में रखिएगा, और फिर उसके बाद जो हम लोगों ने प्रोनाउन वाली चार्ट देखी उसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इस क्लास में सारे रूल्स को हम लोगों ने फॉलो कर लिया, मतलब हर एक रूल को समझ लिया बच्चों। साथ साथ में एग्जाम्पल भी देखते चल रहे थे। लेकिन इसी से रिलेटेड बच्चों ये पार्ट 1 हो गया है ना। अब जो दूसरी हमारी क्लास होगी डायरेक्ट ये नरेशन वाली, तो उसमें क्या करेंगे बच्चों, हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और वैसे क्वेश्चन लाएंगे जो कि आपको पता है कि मैम जो है वो क्वेश्चन लाती हैं कि जैसे जो 2022-23 में खासकर पूछे गए हुए होंगे, है ना। तो उन क्वेश्चन को लेकर के आएंगे अगली क्लास में। तो इस क्लास को पढ़ने के बाद बच्चों आप लोग नेक्स्ट क्लास को देखिएगा जिसमें हम लोग इनसे ही रिलेटेड यानी नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन को करेंगे, है ना। और जो प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए होंगे वैसे भी क्वेश्चन देखेंगे, और कुछ ऐसे भी देखेंगे जिससे हमारी प्रैक्टिस हो सके। तो बच्चों ऐसे ही मेहनत करते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।